आपने एक चीज गौर की होगी, जब आप चिंता में रहते हो, आप डिप्रेस्ड रहते हो, तो आपका खाया हुआ खाना भी आपके शरीर में नहीं लगता। तो अगर आप ऐसे हो तो दिमाग से निकाल दो कि आपका ये सोरायसिस एक्जिमा कभी ठीक भी हो पाएगा। ये सोरायसिस है, एक्जिमा है ना, ये आपकी गट की समस्या है। जैसे एक फूड आइटम है रागी। रागी में जो कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, जिंक होता है, बहुत प्रचुर मात्रा में होता है और इसी की आपको जरूरत है। तो रागी का आप सेवन कर सकते हो, लेकिन कुछ लोग रागी का सेवन गलत तरीके से करेंगे। हो सकता है जहाँ पर आप रह रहे हो वहाँ का एनवायरमेंट आपको सूट ना कर रहा हो सकता है जहाँ पर आप पानी पी रहे हो वो पानी आपको सूट ना कर रहा हो सकता है आप जो डेली जो आइटम्स आप इंटेक कर रहे हो, आप जो खाना खा रहे हो, उसमें कुछ ऐसा एलिजन हो जो आपके सोरायसिस को ट्रिगर कर रहा हो। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका जो एक्जिमा है या सोरायसिस है वो ठीक नहीं होगा, तो वो भी आपका बेवकूफ बना रहा है। तो प्यारे दोस्तों, आशा है कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एक्जिमा, सोरायसिस या चर्म रोग के बारे में। जब हमें एक्जिमा होता है या कह सकते हैं सोरायसिस या चर्म रोग होता है किसी भी तरह का, तो हमारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन चलते रहते हैं। आप हमेशा ये सोचते रहते होंगे कि आपका जो एक्जिमा सोरायसिस है उसमें डिफरेंस क्या है। मैंने देखा है कि बहुत से लोगों की आधी ज़िंदगी तो इसी बात में निकल जाती है कि किसी डॉक्टर ने उनको बताया कि उनको सोरायसिस है, किसी ने उनको बताया कि एक्जिमा है, तो उनके दिमाग के अंदर यही उधड़-बुन चली रहती है कि मुझे एक्जिमा है या फिर सोरायसिस है। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में चलते होंगे कि क्या मेरा एक्जिमा है या जो सोरायसिस है ठीक होगा या नहीं होगा, या ठीक होगा तो कितने दिनों में होगा, और कौन से स्टेप्स मेरे को फॉलो करने होंगे इनको ठीक करने के लिए, और मुझे किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए एक्जिमा और सोरायसिस के दौरान। इस वीडियो का पर्पज़ सिर्फ ये है कि जो ये क्वेश्चंस आपके दिमाग के अंदर चलते रहते हैं उनको ख़त्म करना, ताकि हो ये कि जो आप इन क्वेश्चंस की वजह से आप स्ट्रेस लेते हो उसको कम किया जा सके। तो शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। और सबसे पहला क्वेश्चन ये है जो आपके दिमाग में चलता होगा, जिसको एक्जिमा है, सोरायसिस है, कि एक्जिमा सोरायसिस में डिफरेंस क्या है। इसका आंसर देने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि एक्जिमा हो, सोरायसिस हो या चर्म रोग हो, ये दूसरे नामों से जाना जाता है, जैसे कि स्काल्प सोरायसिस, नेल सोरायसिस, पामोपुलेंटर सोरायसिस। ये एक ही बीमारी के अलग अलग नाम है जिनका मकसद सिर्फ इतना है कि आपको कन्फ्यूज करना। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब कारण एक है तो निवारण भी एक होगा। हमें सिर्फ इस बात पे फोकस करना है कि इसका कारण क्या हो सकता है, और जब कारण हमें पता चल जाए इसका निवारण क्या होगा। अगर हम इस कोज एंड इफेक्ट पर हम ध्यान दें और बीमारियों के अलग अलग नामों में ना पड़े, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि हम इस बीमारी से बिना किसी तनाव के लड़ सकते हैं। तो इसलिए कह रहा हूँ, ना पड़ो इस पागलपन में, ना पड़ो इस फिक्र में कि आप एक्जिमा से पीड़ित हो या सोरायसिस से पीड़ित हो। अगर आपको आज पता भी चल जाए कि आपको एक्जिमा है फिर सोरायसिस है, आपको इस टाइम यही फॉलो करने पड़ेंगे, क्योंकि दोनों के कारण ही एक है और दोनों के निवारण भी एक है। जितना मुझे समझ में आया है इस बीमारी के बारे में, तो बस इतना ही कहूँगा कि फ़र्क अगर है तो देखने में फ़र्क है। हो सकता है कि एक्जिमा के सिम्टम्स अलग हो और सोरायसिस के सिम्टम अलग हो, लेकिन ध्यान रहे दोनों का कारण एक है और दोनों का निवारण भी एक ही है। तो जब कारण एक है और जब निवारण एक है, तो क्यों हम बेवजह अलग अलग नामों के मायाजाल में फंसे। लेकिन फिर भी अगर आपके पास समय ज़्यादा है, आपको जानना ही है कि एक्जिमा और सोरायसिस के अंदर डिफरेंस क्या है, तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक डाल दूंगा अपनी ही एक वीडियो का, जिसमें मैंने अच्छे समझाया है कि एक्जिमा देखने में कैसा होता है, सोरायसिस देखने में कैसा होता है, और दोनों के बीच डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं। आप जा करके उस लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो। अगला जो क्वेश्चन है जो आपके दिमाग में चल सकता है वो ये है कि आपका जो एक्जिमा या सोरायसिस है वो ठीक होगा या नहीं होगा। तो एक बात ध्यान रखिए, मैं अगर आपको आज बोल देता हूँ कि नहीं आपका एक्जिमा या सोरायसिस ठीक नहीं होगा, तो आप क्या करोगे? आप अपने आप से पूछो। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि आप मेरी बात को 100% मान करके आप आराम से बैठ जाओगे, आप गलत दिनचर्या का प्रयोग करोगे, आप आराम से फास्ट फूड खाओगे, आप बेफिक्र रहोगे कि नहीं अब तो ठीक होने वाला नहीं है, आप आराम से जो मन करता है वो खाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कोई इंसान अगर आपको ये कह रहा है कि आपका जो एक्जिमा है या आपका सोरायसिस है, चाहे आपको फुल बॉडी में हो चाहे आपके छोटे से पार्ट्स में हो, वो ये कह रहा है कि मैं गारंटी लेता हूँ कि आपका जो सोरायसिस है वो ठीक कर दूंगा, तो आपका बेवकूफ़ बना रहा है। वहीं पर दूसरा इंसान ये कह रहा है कि नहीं, मैं भी गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका जो एक्जिमा है या सोरायसिस है वो ठीक नहीं होगा, तो वो भी आपका बेवकूफ़ बना रहा है। उसका कारण ये है कि इसके फ्यूचर आउटकम के बारे में कोई भी 100% सही नहीं कह सकता। ये बिल्कुल उसी तरह है कि आपने अपने आसपास सुना होगा या देखा होगा कि कोई कैंसर पीड़ित है, वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर चेकअप करते हैं और उसको बताते हैं कि नहीं आप 1-2 महीने से ज़्यादा नहीं जी पाओगे, और बाद में ये देखने में मिलता है कि वही इंसान कई कई साल जिया, ये आज भी जी रहा है। आप बाहर निकलो, आपको देखने मिलेंगे बहुत सारे ऐसे पेशेंट। तो इस जो मैंने आपको एक कैंसर पेशेंट वाला जो मैंने आपको वाक्य बताया, इसमें गलती किसकी है?
क्या उस डॉक्टर की है जिसने बताया कि आप 1-2 महीने ज़्यादा नहीं जी पाओगे, या उस पेशेंट की है जो 1-2 महीने ज़्यादा जी लिया, कहीं के साल जिया है? हर इंसान आपको जो सलाह देगा वो अपने एक्सपीरियंस के बेस पर देगा, और किसी भी इंसान का अनुभव या एक्सपीरियंस 100% सही नहीं हो सकता। ये एक बॉडी है, बॉडी के अंदर हजारों ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो हमारे हाथ में नहीं है, हमको पता भी नहीं है। हम सिर्फ उतना देख पाते हैं जितना हमें मशीन बताती है। आपने ऐसा भी देखा होगा अपने आसपास, किसी इंसान के खाना नहीं पच रहा या उसके शरीर में वो कमजोरी आती जा रही है, उसने सारे टेस्ट करवा लिए, लेकिन फिर भी टेस्ट में रिजल्ट सामान्य आने के बाद भी उसकी बीमारी बरकरार है। डॉक्टर भी तंग रह जाते हैं कि भाई इसको हो क्या रहा है। वही इंसान जब किसी नाड़ी विशेषज्ञ के पास जाता है तो वो इंसान उसकी नब्ज या नाड़ी देखकर उसको ठीक कर देता है। तो हुआ कैसे? तो बॉडी के अंदर बहुत सारी प्रक्रियाएं होती है, उनको समझना पड़ता है, और उसको समझने के लिए आपके पास आपकी बॉडी है, उसको आपको समझना पड़ेगा। ये कोई सिंपल बीमारी नहीं है कि आपको वायरल फीवर हो गया और आपने पैरासिटामोल ले लो आप ठीक हो गए। इसमें आपको समझना होगा उन फैक्टर्स के बारे में जो इसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। हो सकता है जहाँ पर आप रह रहे हो वहाँ का इन्वायरमेंट आपको सूट ना कर रहा हो सकता है जहाँ का आप पानी पी रहे हो वो पानी आपको सूट ना कर रहा हो सकता है आप जो डेली जो आइटम्स आप इंटेक कर रहे हो, आप जो खाना खा रहे हो, उसमें कुछ ऐसा एलिजन हो जो आपके सोराइसिस को ट्रिगर कर रहा हो। तो अलग अलग फैक्टर्स हो सकते हैं इसके अंदर। उन फैक्टर्स को जाने बिना आप कैसे एक्सपेक्ट करोगे कि आप इस बीमारी को ठीक कर सकते हो? तो ये एक जर्नी है जिसमें आपको अपनी बॉडी को समझना होता है और उसके अकॉर्डिंग एक्ट करना होता है। अब आगे बात चलते हैं प्रैक्टिकल पर। जो ये क्वेश्चन है कि मेरा एक्जिमा ठीक होगा या नहीं होगा, या मेरा सोराइसिस ठीक होगा नहीं होगा, कि अगर आपको सोराइसिस पूरी बॉडी में है तो बहुत ज़्यादा कम चांसेस होते हैं उसके ठीक होने के, लेकिन हो सकता है। वहीं पर आपको सोराइसिस या आपका एक्जिमा किसी एक छोटे से हिस्से में है, आपके किसी बॉडी पार्ट में, तो 99% है उसको ठीक किया जा सकता है। जो पहले वाली कंडीशन थी जिसको फुल बॉडी में है, मैंने ये बोला था कि बहुत ज़्यादा कम चांसेस है उसके ठीक होने के। इसका मतलब ये है कि कम चांसेस है उसके ठीक होने के, लेकिन मैं साथ साथ ये भी कह रहा हूँ 100% चांसेस है उसके कंट्रोल होने के। अगर आप उसको वहाँ पर कंट्रोल करने में सक्सेसफुल हो जाते हो, आपको ऐसा मेथड मिल जाए जिसको फॉलो करके आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, तो तब चांसेस बचते हैं उसको ठीक करने के। तो सबसे पहला ध्यान आपको रखना है, आपको सोराइसिस को कंट्रोल करना है। जब आप कंट्रोल करने लग जाओ तब आपको सोचना उसको ठीक करने का। देखो अगर किसी को एक्जिमा सोराइसिस होता है, ठीक है, आज के सोशल मीडिया के समय में सबसे पहले क्या करता है, वो यूट्यूब चेक करेगा या कोई सोशल मीडिया पर चेक करेगा कि हाँ इसको ठीक कैसे किया जाए। और इतना सब कुछ चेक करने के बाद में अगर वो समझदार है तो सबसे पहले हो जाएगा किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास। अब डर्मेटोलॉजिस्ट क्या करते हैं, नॉर्मली चेक करेंगे उसकी कंडीशन चेक करने के बाद में उसको कुछ दवाइयाँ देंगे, उससे ठीक नहीं होता है तो कुछ उसको स्टेरॉइड अप्लाई करने के लिए देंगे। अगर उससे भी ठीक नहीं होता है तो उसको मेथोट्रेक्सेट इंजेक्ट करेंगे, और यहीं पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। जितने भी मुझे सोराइसिस पेशेंट मिले हैं, जितने मुझे ऐसे लोग मिले जिसको एक्जिमा था और उसने मेथोट्रेक्सेट का इंजेक्शन लगवाया है, तो मुझे ऐसा एक भी इंसान नहीं मिला जो ये कह सके कि मेथोट्रेक्सेट इंजेक्शन लगवाने के बाद में उनका सोराइसिस या एक्जिमा दोबारा नहीं आया। तो आप एक बात ध्यान रखना, ये आपकी स्वेच्छा पर है, आपकी समझदारी पर है। मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेस पर कह रहा हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पर कह रहा हूँ कि अगर आपका डर्मेटोलॉजिस्ट आपको मेथोट्रेक्सेट इंजेक्शन लगाता है तो एक ही कंडीशन बचती है उसको लगवाने की, ये आपकी मजबूरी है। मेथोट्रेक्सेट क्या करता है, उस सोराइसिस को वहीं पर दबा देगा, या दूसरी भाषा में कहिए कि आपके इम्यून सिस्टम को काम करेगा, उसको शांत कर देगा। तो कुछ समय के लिए क्या होगा कि जो सेल जो हमारी खुद की सेल में खुद अटैक कर रही है वे अटैक करना बंद कर देगी। लेकिन उसके बाद जब उसका असर कम होगा आपका सोराइसिस दोबारा उभर कर आएगा, और हो सकता है उससे भी ज़्यादा गंदे तरीके से ट्रिगर होकर आए। तो जैसे किसी की शादी होने वाली है तो उस चीज़ की हेल्प जरूर लेगा, या कह सकते हैं किसी की कोई गवर्नमेंट जॉब लगने वाली है तो उसको दबाने के लिए जरूर इसका हेल्प लेगा। लेकिन फिर भी लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो नुकसानदायक ही होता है। मेथोट्रेक्सेट लगवाना या ना लगवाना आपके ऊपर है। मेरा जो एक्सपीरियंस था मैंने इसके बारे में आपको बता दिया। अब आगे चलते हैं उस मेथड के बारे में जो मैं सबको रिकमेंड करता हूँ, जो थोड़ा स्लो प्रोसेस है लेकिन इसका रिजल्ट बड़ा जल्दी आता है। वो ये है कि सबसे पहले आज से आप एक काम करो, 3 से 4 दिन का व्रत रहो अगर रह सकते हो, या फिर 1-2 दिन का रह लो। जितने दिन भी आप व्रत रहते हो उतने दिन आपको सिर्फ फ्रूट्स खाने हैं, आपको नारियल पानी पीना है, मौसमी जूस पीना है, और कितना पीना है उसकी मैं वीडियो मैलेट में डाली हुई है चैनल पर, आप उसको देख सकते हो। तो आप जब आप 3-4 दिन का व्रत रह लो, जिसमें आपको व्रत नारियल पानी पीना है, सलाद खाना है, आपको फ्रूट्स खाने हैं, जितने भी ये ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, फल फ्रूट सलाद जूसेस वगैरह, इनका ही आपको सेवन करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक डाइट प्लान फॉलो करना है, और वो डाइट प्लान कुछ इस प्रकार होगा।
मैंने ऑलरेडी इस डाइट प्लान के ऊपर वीडियो बना रखी है, मैं अलग से आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम नहीं करना चाहूँगा। मैं उस डाइट प्लान का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, नीचे कमेंट बॉक्स में भी उसका लिंक मैं पिन कर दूंगा। आप वहाँ पर क्लिक करके वो डाइट प्लान की वीडियो देख सकते हो, या फिर वहाँ से नहीं देखना चाहते तो मैं ऊपर आप देख रहे हो आई बटन होगा, इस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हो। तो चाहे आप डिस्क्रिप्शन से देखो, चाहे आई बटन से देखो, या फिर नीचे कमेंट बॉक्स पर क्लिक करके देखो, कहीं से भी आप उस वीडियो को देख सकते हो। अब इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में चलते होंगे कि मुझे कौन सा फूड खाना चाहिए, कौन कौन से फूड आइटम्स है जो नहीं खाने चाहिए। उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, बड़े अच्छे तरीके से बनाई हुई है। उनकी वीडियोस का भी लिंक पे तीनों सेक्शन में डाल दूंगा, आई बटन में भी डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, और कमेंट सेक्शन में भी उसका लिंक में डाल दूंगा, और वहाँ से आप वीडियो देख सकते हो। तो ये तो बात थी उस डाइट प्लान की, उन फूड आइटम्स की जो आपको खाने चाहिए या नहीं खाने चाहिए। देखो, फूड आइटम्स जो है जो आपको खाने चाहिए नहीं खाने चाहिए, इसके बारे में आपको एक बात बता दूँ। एक बात ध्यान रखना, कोई भी एक पर्टिकुलर तरह का फूड अलग अलग लोगों के लिए फ़ायदा नहीं कर सकता। ये बात हमेशा ध्यान रखो। हर इंसान की प्रकृति अलग अलग होती है। वात पित्त कफ के अकॉर्डिंग ही उस इंसान को एक पर्टिकुलर तरह का फूड फायदा भी कर सकता है, और वही फूड तो किसी दूसरे इंसान को नुकसान भी कर सकता है। तो ये एक एक्सपेरिमेंट है जो आपको अपने ऊपर करना है, जिस आपको समझना होगा कि कौन कौन से फूड आइटम्स आपके लिए एलर्जी का काम करते हैं, आपके लिए एलर्जन का काम करते हैं। कौन कौन से फूड आइटम्स को खाने से आपकी बॉडी के अंदर आपका सोरायसिस या एक्जिमा ट्रिगर होता है। लेकिन उन वीडियोस के अंदर मैंने एक जनरल आइडिया दिया है कि किन किन फूड आइटम्स को आप इंटेक कर सकते हो, और कौन कौन से फूड आइटम्स आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। जैसे एक फूड आइटम है रागी। रागी में जो कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, जिंक होता है, बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में होता है, और इसी की आपको जरूरत है। तो रागी का आप सेवन कर सकते हो, लेकिन कुछ लोग रागी का सेवन गलत तरीके से करेंगे, तो इसलिए रागी का सेवन कैसे करना है उसकी भी वीडियो में इस चैनल में डाल दूंगा। उसको जाकर आप देख सकते हो कि रागी आप कैसे ले सकते हो। ऐसे ही अलग अलग तरह के फूड आइटम्स मैंने उस वीडियो के अंदर जिक्र किया है जिनका आप सेवन कर सकते हो। इतना आपने कर लिया, अब आगे चलते हैं। क्या कोई दवाई वगैरह है जिसको आप फॉलो कर सकते हो जो आपकी हेल्प करेगी? हाँ, बिल्कुल है। अगर आपका एक्जिमा या सोरायसिस किसी एक छोटे से हिस्से में है या आपकी किसी एक बॉडी पार्ट में है, तो आप एक काम कर सकते हो। जिस दवाई को मैंने फॉलो किया है, आप घर बैठे बैठे वो दवाई भी मंगा सकते हो। तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैंने फॉलो किया था आप भी उसको फॉलो कर सकते हो। जो आपकी हेल्प पक्का करेगा वो ये है, ये ऊपर आप व्हाट्सएप नंबर देख रहे होंगे, इस पर आप मैसेज करके आप घर बैठे बैठे अपनी दवाई मंगा सकते हैं। उसके अंदर आपको अलग अलग तरह की औषधि मिलेगी, सुबह शाम की आपको लोशन होगा लगाने का, इसके अलावा कोई औषधि हो सकती है, तो वो दवाई आप मंगा सकते हो। और जो पूरा पैकेज है, पूरा पार्सल है, आपको घर बैठे बैठे आपको मिल जाएगा। तो इतना आप कर सकते हो। आगे चलते हैं, आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात ये है, डाइट प्लान की जब आप वीडियो देखोगे और आप जब उसको अच्छे से फॉलो कर लोगे और आपको लगेगा कि आपका जो सोरायसिस है वो कंट्रोल में आ गया है, तो आप एक नियम जरूर फॉलो करना। आपको डेली 16 घंटे का और हफ्ते में आपको एक दिन का व्रत आपको रहना है। ये कैसे हो पाएगा? बड़ा ही सिंपल है, ध्यान से सुनो इस बात को। जब आप रात में 6-7 बजे तक आप खाना कंप्लीट कर लेते हो, अपना डिनर कंप्लीट कर लेते हो, तो 7-8 बजे के बाद आपको कुछ भी खाना नहीं खाना होता है। तो रात के 8 बजे से लेके सुबह के 12 बजे तक, मतलब दोपहर के 12 बजे तक, ये टोटल बैठते हैं 16 घंटे। मान लीजिए आपने रात के 7 बजे तक अपना कंप्लीट कर दिया भोजन, डिनर आपने कंप्लीट कर लिया, तो रात के 7 बजे से लेके 16 घंटे अगर आप इसमें ऐड करो तो सुबह के 11 बजे तक बैठते हैं 16 घंटे। तो सुबह के 11 बजे तक आप सिर्फ और सिर्फ फ्रूट्स खा सकते हो, आप जूसेस पी सकते हो, आप सलाद खा सकते हो। तो यही चीज़ें आप सेवन कर सकते हो। अगर आप ऐसा करोगे तो आपका जो 16 घंटे का डेली जो वर्थ है वो माना जाएगा। इतना आप अगर आप करते हो तो होता ही है कि जो आपके गट है उसको रिलैक्स मिलता है, उसको आराम मिलता है। और जितना मुझे लगता है कि ये सोरायसिस है, एक्जिमा है ना, ये आपकी गट की समस्या है। और हफ्ते में जो एक दिन का उपवास वो भी आपको रहना ही है, उसमें भी आप फल फ्रूट्स सलाद जूस आप पी सकते हो। तो ये थी वर्थ की बात जो आपको अपने गट को रिलैक्स करने के लिए करनी है। आगे चलते हैं, आपको ध्यान रखना है अपने जो बॉडी है उसका पीएच लेवल आपको मेंटेन करके रखना है। एक बार अपने पानी के पीएच लेवल को आप चेक कर लीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसका पीएच लेवल बहुत ज़्यादा बेकार हो और आप उस पानी को पी रहे हो और आपको पता भी ना हो, क्योंकि आपकी बॉडी का एल्कलाइन रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप पूरे दिन में जितना भी आप खाना खाते हो उसमें 60% वो एल्कलाइन होना चाहिए और 40% वो एसिडिक होना चाहिए, तो जा करके एक बैलेंस बनता है आपकी बॉडी के पीएच का है। तो सबसे पहले क्या करना है, इस एल्कलाइन नेचर के लिए पानी के पीएच लेवल को चेक करो। और उसके लिए आपको क्या करना होगा, आप मार्केट से या फिर ऑनलाइन ई-कॉमर्स वेबसाइट से आप पीएच लेवल इंडिकेटर आते हैं, लिटमस पेपर आता है, उसको आप बाय कर सकते हो।
या बाजार से भी जा सकते हो, 100-150 रुपये का आपको मिल जाएगा। उसको क्या करना होता है, आपको पानी में डुबाना होता है और चेक करना होता है कि आपके पानी का जो pH है वो लेवल है वो क्या है, और उसकी हेल्प से आप हर चीज़ का pH लेवल चेक कर सकते हो, जिससे आपको पता चलेगा कि जो आप फूड या फिर पानी आप पी रहे हो वो एल्कलाइन नेचर का है या फिर एसिडिक नेचर का है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। जब भी आपकी बॉडी एसिडिक नेचर की फूड ज़्यादा कंज्यूम करती है तो ये देखा गया है कि उसका सोराइसिस एक्जिमा ट्रिगर होता है, वो ट्रिगर होने लग जाता है, वो इरिटेट होने लग जाता है। तो इस बात को भी आप नज़रअंदाज बिल्कुल मत करना कि अपना जो नेचर है pH लेवल है उसको आप मेंटेन करके रखो। और pH लेवल कितना होना चाहिए नॉर्मल, जो पानी है उसका लगभग 9 के अगर आसपास है तो एल्कलाइन नेचर का माना जाता है। अगर आप खीरे के छिलके को पानी में रात के समय डाल देते हो और वो पानी अगर आप सुबह के समय पीते हो तो वो भी एल्कलाइन नेचर का माना जाता है। फिर भी अगर आपको चेक करना, आपके पास लिटमस पेपर है, pH लेवल इंडिकेटर है, उसे डुबो, सुबह के टाइम देख लो कि जब आपने रात के समय वो जो खीरे का छिलका उसमें डाला है पानी में, क्या उसकी हेल्प से वो एल्कलाइन हुआ या नहीं हुआ। आप खुद भी चेक करके देख सकते हो सकता है मैं गलत हूँ। हर आदमी अपने एक्सपीरियंस के बेस पर आपको बताएगा। अब किस इंसान का एक्सपीरियंस आपको सूट कर जाए ये आपके ऊपर है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब तक आपने जाना 16 घंटे का उपवास, वीकली 1 दिन का उपवास, pH लेवल के बारे में आपको जाना है कि आपको एल्कलाइन वाटर का यूज़ करना है, आपको डेली कोशिश करनी है आपकी जो बॉडी का जो pH लेवल है वो मेंटेन रहे। आगे चलते हैं इसमें, आपको डेली जब आप सुबह के समय उठते हो तो आपको पीना है ग्रीन जूस। अब ग्रीन जूस आप कैसे बना सकते हो, एक तो वीडियो मैंने बनाई हुई है ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पर, आप उसको देख सकते हो मेरे यूट्यूब चैनल पर जा करके, या मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल दूंगा, वहाँ पर जाकर आप उसको देख सकते हो। यदि आप वो नहीं कर सकते तो एक सिंपल सा मैं आइडिया बता रहा हूँ आपको जूस बनाने का, ग्रीन जूस बनाने का। वो ये है कि आपको एक लौकी लेनी है, एक करेला लेना है और आपको एलोवेरा लेना है। इन तीनों को लेने के बाद में आप बाहर निकलो घर से, आप अपने आसपास देखोगे अलग अलग तरह के पेड़ आपको मिलेंगे। किसी भी 3-4 तरह के पेड़ के पत्ते आपको ले लेने हैं, जैसे अमरूद का पत्ता हो गया, शीशम का पत्ता हो गया, इन अलग अलग तरह के पेड़ के पत्तों को आप लो। आपने 3-4 तरह के पत्ते ले लिए, आपने लौकी ले ली, आपने करेला ले लिया और आपने ले लिया क्या, ये एलोवेरा। अब जब आप ये चारों आइटम आप ले लेते हो, इनका आपको जूस बनाना है अपनी मिक्सी के अंदर। इससे आपका एक जूस बन जाएगा जिसको बोलते हैं ग्रीन जूस। इस ग्रीन जूस का सेवन आपको डेली करना है। अगर आप डेली नहीं कर सकते तो एक दिन छोड़कर आप कर सकते हो। कभी कभी क्या होता है, जब 15-20 दिन किसी एक तरह का जूस आप पी लेते हो तो उसमें होता ही है कि आप बोर हो जाते हो। तो उसी बीच आप ये कर सकते हो कि सुबह के समय आप कुटकी और चिरायता का एक सेवन आप कर सकते हो। उसके लिए आप क्या करो, 50 ग्राम कुटकी लाओ, 50 ग्राम चिरायता लाओ, उनको आप पीस लो और आधा चम्मच सुबह गुनगुने पानी के साथ में आप ले सकते हो। तो ये आप कर सकते हो जिस दिन आप ग्रीन जूस ना पियो। तो ये तो थी ग्रीन जूस के बारे में, उसकी रहता कुटकी के सेवन के बारे में, जिसकी हेल्प से आपका गट रिलैक्स रहता है और आपका जो pH लेवल है वो भी एल्कलाइन नेचर का रहता है। इतना आप समझिए। एक बात आप हमेशा ध्यान रखो, किसी भी एक तरह का मेथड हर लोगों पर अप्लाई नहीं होता है। कोई एक मेथड किसी इंसान के लिए नुकसानदायक हो सकता है, वही सेम मेथड किसी दूसरे इंसान के लिए फायदेमंद हो सकता है। जैसे मैं आपको बताऊं कपिंग थेरेपी के फायदे के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन मैंने खुद देखा है किसी एक इंसान ने कपिंग थेरेपी कराई तो उसको क्या हुआ, उसको दाने हो गए बॉडी के अंदर कपिंग थेरेपी लेने के बाद में। वहीं पर दूसरे इंसान ने कपिंग थेरेपी कराई, उसको फायदा ये हुआ कि उसका जो सोराइसिस है कुछ समय के लिए शांत हो गया। तो ये चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सेम तरह की थेरेपी आपको आराम करे। आई होप कि आपके जो क्वेश्चंस थे वो समाप्त हो गए होंगे। तो जो मैंने आपको वीडियो लिंक दिए हैं, आपसे मेरी सलाह है उनको ध्यान से देखना। फिर भी अगर आपको कोई डाउट बचता है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मेरे इस वीडियो का मकसद सिर्फ इतना था कि जो बेवजह के क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहे हैं उनको शांत किया जाए, और उनके शांत होने से बहुत ज़्यादा चांसेस है आपके दिमाग के अंदर की जो फालतू की थॉट प्रोसेस है उसको शांत किया जा सकता है। क्योंकि अगर दिमाग आपका शांत है ना तो बॉडी के अंदर होने वाली अलग अलग एक्टिविटी को ऑटोमेटिकली शांत किया जा सकता है। ये आपने एक चीज़ गौर की होगी, जब आप चिंता में रहते हो, आप डिप्रेस्ड रहते हो, तो आपका खाया हुआ खाना भी आपके शरीर में नहीं लगता। चिंता से बिल्कुल मुक्त हो जाओ। ठीक होना या ना होना बात की बात है, आपका काम है कर्म करते रहना, आपका काम है कोशिश करते रहना। और क्या आपको कोशिश करनी है वो मैंने आपको बता दिया है कि आप कौन कौन से स्टेप आप फॉलो कर सकते हो। कुछ लोगों के अंदर एक आदत होती है कि पूरे दिन में पड़े रहेंगे आलसियों की तरह। उनसे कहेंगे कि आप ग्रीन जूस बना के पियो, वो नहीं करेंगे। कर लिया एक हफ्ते में, कहेंगे कि मैंने तो ग्रीन जूस पी लिया। हाँ, उसको कुछ बोला डेली करने के लिए, हफ्ते में 1-2 दिन कर लेंगे, राजी हो जाएंगे हमने तो कर लिया। बोला उसको 6-7 महीने करने के लिए, 1-2 महीने करेंगे, राजी हो जाएंगे हमने तो कर लिया। उन लोगों की आदत ये होती है कि किसी भी तरह की पैथी को, किसी भी तरह के मैथड को वे अच्छे तरीके से पूरी तल्लीनता के साथ में फॉलो नहीं करते और बाद में फिर पछताते हैं और अपनी इस नाकामी का बोझ में किसी दूसरे इंसान पर डाल देते हैं। कहीं आप तो ऐसे नहीं हो? तो अगर आप ऐसे हो तो दिमाग से निकाल दो कि आपका ये सोराइसिस एक्जिमा कभी ठीक भी हो पाएगा।
क्योंकि सोराइसिस एक्जिमा के अंदर एक बात हमेशा ध्यान रखो, जिस दिन आप अपने पेट से दोस्ती कर लोगे और अपनी जीभ से दुश्मनी कर लोगे, उस दिन समझ जाना कि हाँ, आपके सोराइसिस के कंट्रोल होने के चांसेस या फिर एक्जिमा के ठीक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। क्योंकि इतना तो पक्का है, अगर कुछ नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला। बात छोटी सी है लेकिन थोड़ा ध्यान देने वाली। तो ये था इस वीडियो का पर्पज़। आशा है कि आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। यदि आपको कुछ भी सुझाव है, आप कुछ भी पूछना चाहते हैं इस टॉपिक से संबंधित, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा बाकी जो सारी बातें हैं मैंने उन वीडियोज़ के अंदर बता दी है, जिनका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। वहाँ पर जाओ, आप आराम से एक एक करके सारी वीडियोज़ को देखो। भी अगर आपको कोई डाउट बनता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके अपना डाउट पूछ लो। हमसे जुड़ने के लिए, इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करता रहूँगा कि आने वाले समय में सोराइसिस, एक्जिमा, इस चर्म रोग से संबंधित जो भी मेरे पास अपडेट होगी मैं आपको देता रहूँ, जिससे आपको हेल्प मिलती रहे। तो बस यही था इस वीडियो में। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।